डियर स्टूडेंट, आप सभी को नववर्ष मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो चलिए आज हम फिर से इस सप्ताह का जो भी DigiSath क्विज प्रोग्राम के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है इसको हल करते हैं। आज फिर से हम लोग अपना व्हाट्सएप लिंक को खोलेंगे और उसमें जाके जो लिंक आया हुआ है, देखिए ये लिंक आया हुआ है झारखंड DigiSath विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन साप्ताहिक क्विज कक्षा 3 से 8, जो कि कल आया हुआ था 9/1/2021 शनिवार को। इसको हम लोग देखेंगे। तो रीड मोर पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम लोग 8वां कक्षा का लिंक खोलेंगे। तो देखिए कक्षा 8 का ये लिंक हम लोग खोलते हैं, लिंक नंबर 2 को, और इसके बाद हम लोग आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। हर हफ्ता शनिवार को ही 9 बजे के आसपास इसे भेजा जाता है। देखिए लिंक खुल चुका है। झारखंड DigiSath वीक 36 क्विज है क्लास 8 के लिए, लिंक नंबर 2। यहाँ नेक्स्ट लिखा है, इस पर हम लोग टच करेंगे तो हम लोग इसके अंदर आ जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ छात्र का नाम पूछ रहा है तो छात्र का नाम लिख देंगे। तो आप जिसका भी नाम लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। तो एक नाम हम ऐसे ही किसी भी प्रीति कुमारी ऐसा एक छात्र का नाम लिख देते हैं। फिर विद्यालय का नाम देंगे जिस विद्यालय में छात्रा पढ़ती है। आप भी अपने विद्यालय का नाम ही डालेंगे इसमें, और इस तरह से विद्यालय का नाम लिख दिए, नगर पालिका बंगला मिडिल स्कूल चाईबासा। आप यह क्विज किसके फ़ोन के द्वारा दे रहे हो, तो आप अगर पहला विकल्प चयन करते हैं तो ये है HM और शिक्षक। आपके पास अगर मोबाइल नहीं है तो शिक्षक की मदद से खेल सकते हैं, या विद्यालय में CRP या BRP भी आते रहते हैं, उनसे भी आप सहायता ले सकते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो तीसरा विकल्प को चयन कर सकते हैं, जो कि अभिभावक है, भाई बहन है, या परिवार के कोई सदस्य का फ़ोन है। चौथा विकल्प में अपने दोस्त का मोबाइल से भी आप खेल सकते हैं। और अंतिम विकल्प यानी 5वां विकल्प है आदर्श, मतलब आप अपने पड़ोसी या कोई रिश्तेदार के मदद से भी आप इसको खेल सकते हैं। तो उसमें 5वां आदर्श में क्लिक करना होगा। तो चलिए यहाँ मोबाइल नंबर हम लिख देते हैं, क्योंकि ये शिक्षक के मोबाइल से खेला जा रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, शिक्षक का मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। ज़िला का नाम, तो ज़िला का नाम में पश्चिम सिंहभूम डालेंगे। यहाँ अब नेक्स्ट पर टच करेंगे और दूसरा पेज में जाएंगे। देखिए प्रखंड का नाम पूछ रहा है, तो प्रखंड का नाम में सदर चाईबासा, और नेक्स्ट पर टच करेंगे। अब देखिए पहला प्रश्न आ चुका है हिंदी का, मित्र कैसा होना चाहिए। तो ये भी जो प्रश्न पूछा जा रहा है सब पाठ का ही है। सच्चा पथ प्रदर्शक होना चाहिए, भाई जैसा, वैद्य के समान, सभी विकल्प सही है। तो सच्चा पथ प्रदर्शक भी हो सकते हैं, भाई जैसा भी हो सकते हैं, वैद्य के समान, यानी सभी विकल्प सही है। इसको हम लोग चयन करेंगे। अब दूसरा देखिए, सच्चे मित्र से आशा करनी चाहिए कि वह हमें कुमार्ग पर ले जाए, गलत रास्ते पर ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सच्चा मित्र नहीं ले जाता है। हतोत्साहित करे, माने निराश करे हमें। हतोत्साहित मतलब उत्तम संकल्पों से दृढ़ करे, हाँ, अच्छे विचारों से हमें मजबूत करे, ये सही है। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अगला जो है मर्यादा नष्ट करे, तो ये भी गलत है। उत्तम संकल्प, दृढ़ संकल्प जो होता है, अच्छा संकल्प से हमें मजबूत करे, ये विकल्प सही है। तो C यानी तीसरा विकल्प हम लोग क्लिक किए। अब नेक्स्ट पर टच करेंगे तो हम लोग अगले पृष्ठ पर चले जाएंगे। देखें इंग्लिश का आ गया है प्रश्न, अब हमें इसको देखना है। देखिए क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन, द पोएट कंपेयर द डेफोडिल्स विथ स्टार्स बिकॉज। देखिए पोएट क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। डेफोडिल एक फूल का नाम होता है, विथ स्टार्स तारे के साथ कल्पना कर रहा है। बिकॉज क्यों, दे वर ऑफ सेम शेप, तारा और डेफोडिल एक ही शेप का होता है, इसलिए दे वर ऑफ सेम साइज, दोनों एक ही साइज़ के होते हैं, एक ही आकार के होते हैं, इसलिए दे वर न्यूमेरस, वे सब काफ़ी संख्याओं में होते हैं। और चौथा है दे वर ट्विंकलिंग, दोनों चमकते हैं। तो ये हमारा होगा तीसरा विकल्प, हम लोग इसको मानेंगे कि वे बहुत सारे होते हैं। दोनों में यही समानता देखा गया है, इस कविता में कवि ने यही बताया है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, व्हिच वर्ड इन द डेफोडिल। हम लोग कितना 2 और 3 प्रश्न कर चुके हैं। अब चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे, व्हिच वर्ड इन द पोएम डेफोडिल मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। तो हमें इस सब का मीनिंग जानना होगा, तभी हम लोग इसको कर पाएंगे। डेफोडिल का क्या मतलब होता है,
हमें देखना है। व्हिच वर्ड इन द पोएम डेफोडिल मीन्स फुल ऑफ एनर्जी। डेफोडिल का मतलब होता है इस कविता में फुल ऑफ एनर्जी, माने ऊर्जा से भरा हुआ। तो हम लोग जानेंगे ब्लिस मतलब क्या होता है। ब्लिस मतलब होता है परम आनंद, परमानंद। उसके बाद है जोकांड। जोकांड मतलब होता है प्रफुल्ल, खुशी। तीसरा है स्प्राइटली मतलब प्रमोदित, प्रमोदित। और चौथा है सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत। तो हम लोग किस विकल्प को चयन करेंगे। यहाँ स्प्राइटली मतलब प्रमोदित, इसके साथ डेफोडिल का अर्थ आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग 4 प्रश्नों को हल कर लिए। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पर टच करेंगे और अगला प्रश्न पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर गणित का प्रश्न आया हुआ है। 43 के घन के इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगा। 43 का घन अगर निकालते हैं यानी 43 का 3 घातांक, तो हम लोग 3 को अगर 3 बार गुना करेंगे इकाई का अंक को, तो हमें क्या मिलेगा। 3 3 9 3 27, यानी इकाई का अंक 7 आ रहा है। तो हमारा ये जो विकल्प अपने से टच हो गया था 7, तीसरा विकल्प यही सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 0.9 का वर्ग क्या होगा। 0.9 इसका वर्ग करेंगे। वर्ग करने का मतलब इसको 2 बार गुना करेंगे। ऐसा होता है वर्ग, और इसको जब हम 2 बार गुना करेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त होगा। तो 0.9 गुना 0.9 करेंगे तो 9 9 81 होता है। और हम लोग क्या करेंगे 2 के बाद दशमलव, यहाँ 1 के बाद है और यहाँ भी 1 के बाद दशमलव है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 के बाद दशमलव डालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर विकल्प सही। अब नेक्स्ट पर टच करते हुए अगले पृष्ठ पर आएंगे और यहाँ हम लोग देखेंगे कि एकांक के क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग क्या कहते हैं। घर्षण बल जानते हैं, एक बल है जो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। और एक घर्षण बल 2 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक और गतिज। अब चुंबकीय बल क्या होता है। किसी चुंबक द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण और विकर्षण बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को अपने ओर खींचता है तब उस पर लगा हुआ बल को हम लोग चुंबकीय बल कहते हैं। और दबाव क्या है, जो कि इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को हम लोग दबाव कहते हैं। तो इसका मतलब दूसरा विकल्प सही होगा। अगला देखिए, ज़मीन पर लुढ़कती गेंद पर कौन सा बल लगता है। ज़मीन पर जब कोई बल लुढ़कता है तब उसमें चुंबकीय बल तो नहीं लगेगा, स्थिर विद्युत बल भी नहीं लगेगा, घर्षण बल, हाँ इसमें घर्षण बल लगता है। चुंबकीय बल के बारे में बताएं। स्थिर विद्युत बल क्या होता है, जैसे हम लोग अगर कंघी को बाल में 2-3 बार कंघी करते हुए छोटे छोटे टुकड़ों कागज़ के टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो कागज़ का टुकड़ा उस कंघी में सट जाता है। इसको हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। मांसपेशी बल क्या होता है, जैसे हम लोग साइकिल चलाते हैं तो अपने मांसपेशी से बल लगाते हैं साइकिल को चलाने के लिए, पैडल को घुमाने के लिए हमारे पैर के मांसपेशी का बल लगता है। उसी प्रकार गाड़ी ठेल के ले जाते हैं तो हमारा हाथ का मांसपेशी का बल लगता है। लेकिन जब 2 सतह के बीच बल लगता है तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े हैं एक घर्षण बल होता है। तो ज़मीन पर लुढ़क रहा है तो बॉल और ज़मीन 2 सतह होता है, तो उस पर जो 2 सतहों के बीच जब कोई बल लगता है तो एक दूसरे का विरोध करता है, स्पर्शी गति का विरोध करता है, वैसे बल को हम लोग घर्षण बल कहते हैं। तो ये विकल्प तीसरा सही होगा। अब नेक्स्ट पर टच करके हम लोग अगला पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इस प्रश्नों को देखेंगे। आदिवासी पत्तियों टहनियों से निर्मित आवास को क्या कहते हैं। झोपड़ी, कच्चा मकान, कुनबा और इग्लू। कुनबा क्या होता है, कुनबा का मतलब होता है परिवार, कुटुंब या समस्त परिवारजन जो एक साथ रहते हैं उसको हम लोग कुनबा बोलते हैं। तो इस तरह का ये आदिवासी पत्तियों टहनियों से इस तरह का घर बनाते हैं तो उसको हम लोग कुनबा बोलते हैं। झोपड़ी जो होता है, जो कच्चा मकान होता है, खपरा से बना होता है, उसको झोपड़ी बोलते हैं। और कच्चा ईंट से टाइल द्वारा बना हुआ मकान को कच्चा ईंट से या मान लो तो पक्का ईंट से भी बना सकते हैं, लेकिन वो ढलाई किया हुआ नहीं रहेगा, टाइल से हम लोग उसको ढकते हैं ऊपर से, तो ऐसे मकान को हम लोग कच्चा मकान बोलते हैं। और इग्लू क्या होता है, इग्लू का मतलब होता है बर्फ़ का घर। ठंडा से बचने के लिए एस्किमो जाति जो है इग्लू का निर्माण करते हैं, तो इस तरह का घर को हम लोग इग्लू कहते हैं। तो हमारा तीसरा विकल्प सही होगा, जिसमें कि इग्लू का मतलब हम लोग जानते हैं
कुनबा का मतलब होता है परिवार, कुटुंब और समस्त परिवारी जन जो एक साथ रहते हैं। तो आदिवासी पत्तियों और टहनियों से निर्मित इस तरह का आवास में रहते हैं, इसको हम लोग कुनबा कहते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी के भारत में बुनाई का प्रमुख केंद्र नहीं था। तो ये हमारा क्या होगा, 18वीं शताब्दी के भारत में बुनाई का प्रमुख केंद्र नहीं था। ढाका, सूरत, तंजौर और शिमला। तो हमारा आप अपना पुस्तक पढ़ेंगे तो जानेंगे कि बुनाई का क्षेत्र में सूरत, तंजौर और ढाका आता है, लेकिन शिमला में कोई बुनाई का केंद्र नहीं था। तो इस तरह से हम लोग अब नेक्स्ट पर टच करते हुए अगला पेज पर जाएंगे। देखिए हम लोग सारे प्रश्नों को हल कर लिए हैं। अब सबमिट बटन पर क्लिक करते हुए हम अपना स्कोर देखेंगे और जानेंगे कि हम लोग कितने सही से प्रश्नों को हल किए हैं। देखिए सारे प्रश्न हमारा सही हुआ है, 10 में 10। तो बच्चों इस तरह से आप भी प्रयास कीजिए और 10 में 10 नंबर लाने का कोशिश कीजिए। ऐसे में आपको खुशी महसूस होगा और सरकार के द्वारा मार्गदर्शन किया गया है कि विद्यालय की तरफ से ऐसे बच्चों को जो 10 में 10 लाते हैं उन्हें पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। आप अपना तैयारी कर लीजिए इस वीडियो को देखकर और अगला सप्ताह क्विज में भाग लीजिए। चलिए यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, धन्यवाद।